गुड आफ्टरनून मैम। जो पिछली क्लास आपकी थी विद्यालय, उसमें मैंने संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन की अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व बताया था। ठीक है, आज हम उससे आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम जिस संस्थागत नियोजन के अंतर्गत जिस संस्था की बात करेंगे, जिस संस्था के बारे में पढ़ेंगे, वो होगी विद्यालय संस्था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है विद्यालय प्रबंधन, अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व। ठीक है, स्क्रीन पे सबको दिख रहा है? स्क्रीन पे दिख रहा है सबको ना? नहीं दिख रहा मैम। स्क्रीन पे आ नहीं रहा है आप लोगों के? देखिए अब आया? दिख रहा है मैम। ठीक है, ठीक। तो सबसे पहले हम प्रबंधन की बात करते हैं। आज टॉपिक आपको क्लियर है कि विद्यालय प्रबंधन, उसका अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रबंधन। हम आपको पहले बता चुके हैं कि प्रबंधन क्या है, ठीक है, और नियोजन क्या है। तो प्रबंधन का जो जन्म है बहुत ही पहले से, जब से हमारी सभ्यता चली आ रही है, चाहे वो वैदिक कालीन सभ्यता हो, सिंधु घाटी की सभ्यता हो, तभी से प्रबंधन का विकास हुआ है। समझो, तभी से जो व्यवस्थाएं चली आ रही हैं वह प्रबंधन ही है, जिसमें जितना ही व्यवस्थित तरीके से हम कार्य करें उसका प्रबंधन उतना ही अच्छा माना जाता है। तो जो प्रबंधन की वर्तमान अवधारणा है, जो इस समय की अवधारणा चल रही है, वो 19वीं सदी में आई थी। और जो प्रबंध शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था वो F.W. टेलर ने किया था। ठीक है, और अब हम आते हैं कि प्रबंधक के जनक कौन है। तो प्रबंधक शब्द के प्रबंध शब्द के जो जनक है वो हेनरी फ्योल है, और गुरु पीटर ड्रेकर है। और भारत में जो इसकी शुरुआत हुई प्रबंध शब्द की, या प्रबंधन आया, वो 20वीं सदी में आया। और भारत में प्रबंधन का विकास करने का श्रेय अरिंदम चौधरी को जाता है। ठीक है, तो कोई भी संगठन हो, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, उसे प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, बिना प्रबंधन के कोई भी संस्था या संगठन चल नहीं सकता है। आप छोटा सा उदाहरण अपने परिवार का ले लीजिए, अगर तो 5-6 सिंगल फैमिली में, आपके न्यूक्लियर फैमिली में 4 से 5 लोग, और ज्वाइंट फैमिली में 10, 12, 14 जितने मेंबर रहते हैं, अगर वहां पर भी जो हमारा मुखिया है सही से प्रबंध न करे तो परिवार विकास की तरफ आगे नहीं बढ़ सकता है। तो छोटी सी जो हमारा इकाई है परिवार की, उसमें भी प्रबंध की आवश्यकता होती है। तो जो सामाजिक संगठन है, विद्यालय जैसे संगठन है, उनको सफल बनाने के लिए प्रबंधन की महती आवश्यकता है। इसीलिए प्रबंधन को हम क्या कहते हैं? संगठन का मस्तिष्क कहते हैं। ठीक है, बिना प्रबंधन के संगठन नहीं चल सकता। जैसे हम ह्यूमन बॉडी में ब्रेन से पूरी शरीर काम करती है, उसी तरह से प्रबंधन में संगठन में प्रबंधन का कार्य होता है। वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम विद्यालय प्रबंधन के अर्थ पर जाते हैं, अब हम विद्यालय प्रबंधन की बात करते हैं कि विद्यालय में किस तरह का प्रबंधन होता है, किसको प्रबंधन कहते हैं। तो उसमें शिक्षा जो होती है, आपको पता है कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। इस प्रक्रिया की सफलता उत्तम, किसका फोन वो हो रहा? म्यूट करिए फोन अपना। शिक्षा जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया की सफलता उत्तम प्रबंधन पर निर्भर करती है। अगर मैनेजमेंट सही नहीं रहेगा तो हमारी शिक्षा सफल नहीं होगी। इसी को अगर हम ओलिवर शेल्डन के शब्दों में देखें तो उन्होंने कहा कि प्रबंधन विद्यालय की वह जीवनदायिनी शक्ति है जो संगठन को शक्ति देता है, संचालित करता है एवं नियंत्रित करता है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा? अगर प्रबंधन को देखा जाए तो विद्यालय को जीवन देने वाली शक्ति है, विद्यालय को जीवंत करने वाली शक्ति, विद्यालय को चलाने वाली शक्ति है, जो संगठन को शक्ति देता है और संचालित करता है एवं नियंत्रित करता है।
आप एक छोटा सा उदाहरण अपने डाइट का लीजिए। हमारे जो प्राचार्य सर है, ठीक है, वो मैनेजमेंट कर रहे हैं। आप लोगों की जो ऑनलाइन क्लास की शुरुआत हुई सर के मैनेजमेंट के थ्रू हुई, तो देखिए उनके, और उसमें क्या है, सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर उन्होंने शुरुआत नहीं की होती, जहां पे आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए नई टेक्निक आ जा रही है, उस प्रॉब्लम को चाहे जैसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, चाहे आपको साफ न दिखने की प्रॉब्लम हो, चाहे आपको समझने की बात हो। आज आपकी क्लास ली जा रही है, फिर इसको क्या किया जा रहा है, जहां जो भी क्लासेस चल रही है आपके यूट्यूब चैनल पे डाल दी जा रहे हैं, जिससे कि यहाँ पे जो चीजें ना समझ में आए या बाद में भी आप सीखना चाहिए, या जो बच्चे छूट जा रहे हैं वो बच्चे यूट्यूब पे जाके उन चीजों को सीखे, और जिनके समझ में ना आए वो उन चीजों को फिर से पूछ सकते हैं। तो आप घर बैठे सारी चीजों को सीख रहे हैं। ये क्या है, एक अच्छे मैनेजमेंट का उदाहरण है, ठीक है। तो वही चीज कहा गया है कि अगर मैनेजमेंट अच्छा होता है तभी हमारा संगठन सफल होता है। अब हम आते हैं कि प्रबंधन जो होता है उसमें कौन कौन से तत्व है जिसके द्वारा वो प्रबंधन कार्य को किया जाता है, जो प्रबंधन प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। इसमें 5 चीजें हैं, नियोजन है, संगठन है, प्रशासन है, निर्देशन है, नियंत्रण। 5 तत्व हैं। तो जो सबसे पहला आपका है वो नियोजन, जो हमने इसके पहले आपको बताया था। तो किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे जरूरी क्या है, प्लानिंग करना। बिना योजना के कार्य हमारा सफल नहीं होगा, हम हवा में तैरते रहेंगे, इधर उधर भटकेंगे, अपने लक्ष्य को सही समय पर प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना है, प्लानिंग करनी है कि हमें इसमें क्या क्या चीजें करनी है, कैसे कैसे करना है। दूसरा है संगठन, फिर हम अपने उस संगठन का निर्माण करेंगे कि इसमें कौन कौन से सदस्य होंगे, किसका क्या क्या कार्य रहेगा, किस चीजों का हम निर्धारण करेंगे। फिर तीसरा प्रशासन, फिर हम उसको प्रशासित करेंगे, उसमें प्रशासन का कार्य करेंगे, सबके कार्यों का निरीक्षण करेंगे। और निर्देशन, डायरेक्शन देंगे कि जिसमें जहां पे कोई कमी आ रही, जो त्रुटि हो रही, जो अच्छा हो रहा जो हो रहा है वो सुचारू रूप से चले। फिर अगला है नियंत्रण कार्यों में, अगर कहीं भी व्यवधान आ रहे, कोई रुकावट है, तो उस संगठन पर जो प्रबंधक होगा या मेन वो अधिकारी होगा वो उस पर कंट्रोल करेगा। तो इन 5 तत्वों से चलकर प्रबंधन जैसी व्यापक प्रक्रिया चलती है। अब हम आते हैं विद्यालय प्रबंधन के अर्थ पर, ठीक है। तो एक जो संगठन होता है उसमें जो व्यक्ति कार्यरत होते हैं, ठीक है, उनके प्रयासों से ही निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। तो उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठन के जो व्यक्ति हैं, जो निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए सबसे जरूरी चीज, हेलो हेलो, क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही है? मैम आवाज कट रही है। अच्छा फिर से सुनिए, हम विद्यालय प्रबंधन के अर्थ पर बताते हैं, ठीक है। एक मिनट, एक बात सुन लीजिए, जैसे जहां आवाज कट रही है वो कहीं ना कहीं एक दो बच्चे जिसकी भी कटे वो नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। तो फिर जहां पे दिक्कत आए आप उसको पॉइंट आउट कर लीजिए, हम पिछले क्लास में कहे थे, फिर आगे पूछ लीजिए आप, और यूट्यूब पे भी आप देख के फिर से आप उसको हमसे मेरे नंबर पे पूछिए, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो हम विद्यालय प्रबंधन के अर्थ पर बताते हैं। तो जो कोई भी संगठन है, कोई भी संस्था है, वो कैसे कार्य करेगी, उसमें कुछ व्यक्ति कार्य करेंगे तभी वो आगे बढ़ेगी। उन व्यक्तियों को जो प्रयास होंगे अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, उसके लिए सबसे जरूरी होगा नियोजन करना, निर्देशन देना एवं समन्वय स्थापित करना। इसी को हम प्रबंधन कहते हैं। यानी कि संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के प्रयासों से निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नियोजन, निर्देशन एवं समन्वय करने को प्रबंधन
कहते हैं। यानी कि विद्यालय प्रबंधन से आशय हम ये लगा सकते हैं कि विद्यालय के विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो प्रयासों को नियोजित करना, समन्वित, अभिप्रेरित एवं नियंत्रित करना तथा मानवीय एवं भौतिक स्रोतों में समन्वय स्थापित करना है। यानी कि अगर हम विद्यालय प्रबंधन की बात करें तो जो भी हमारा उद्देश्य है उसके लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं उन प्रयासों को पहले हम प्लान करें, एक साथ मिलाएं, समन्वित करें, अभिप्रेरित करें यानी मोटिवेट करें जो भी उसमें कार्य कर रहा है, और कंट्रोल करें, नियंत्रित करें, तथा जो भी हमारे मानवीय एवं भौतिक ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्स है उसमें समन्वय स्थापित करें, उसमें कोऑर्डिनेशन करें। भौतिक रिसोर्स का मतलब जो हमारी बाहरी संसाधन है, अमानवीय का मतलब जो मनुष्यों के द्वारा किया जाए। जैसे पीयूष सर है, आपका कंप्यूटर भी ऑपरेट कर रहे हैं, सारा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं, टीचर जो है आपको पढ़ा रहा है और आप पढ़ रहे हैं। और भौतिक स्रोत हमारा कंप्यूटर हो गया, हमारे फोन हो गए, ये सारे भौतिक स्रोत हो गए। तो इनमें जब हम कोऑर्डिनेशन स्थापित करते हैं यही विद्यालय का प्रबंधन का कार्य है। ठीक है, अब हम आते हैं शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा। यहाँ प्रबंधन शब्द की टाइपिंग गलत हो गई है तो आप इसे सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो शैक्षिक प्रबंधन शब्द को लूथर गुलिक ने पोस्ट कॉर्ब सूत्र, ठीक है, एक सूत्र दिया है पोस्ट कॉर्ब, इस सूत्र से प्रबंधन के कार्यों को इन्होंने लूथर गुलिक ने बताया है। तो इसमें जो पोस्ट कॉर्ब है ये अलग अलग लेटर से अलग अलग शब्द बने हुए हैं। जैसे पी से प्लानिंग करना यानी योजना बनाना, ओ से ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन, और एस से स्टाफ यानी हमारे कर्मचारी जो हैं, और डी से निर्देशन जो हमारा प्रबंध तंत्र का हेड होगा हमें निर्देश देगा। सीओ यानी कोऑर्डिनेशन या समन्वय स्थापित करना, आपस में मेल जोल रखना, तालमेल बनाए रखना। आर से आपका रिपोर्टिंग है कि जो कार्य बन जाए उसकी हम रिपोर्ट तैयार करें, उसका आलेख तैयार करें, उसका लेख बनाए। और फिर बी है बजटिंग यानी आय व्यय, उस प्लानिंग पर कितना खर्च हो रहा है। तो शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा को समझाने के लूथर ने एक सूत्र दिया पोस्ट कॉर्ब, जिसके द्वारा इनके लेटर से, इन शब्दों के द्वारा हम उनके कार्यों को समझ सकते हैं कि सबसे पहले प्रबंधन में हमें प्लानिंग करनी चाहिए, फिर उस प्लानिंग के लिए संगठन बनाना चाहिए, फिर उसमें कर्मचारी आएंगे संगठन में, तभी संगठन का निर्माण होगा, और फिर उसको हम निर्देशन करेंगे, फिर आपसी तालमेल समन्वय बनाएंगे और रिपोर्ट तैयार करेंगे, और जो बजट आएगा उसका लेखा जोखा भी हम तैयार करेंगे। अब हम आते हैं शैक्षिक प्रबंधन के कार्य पर कि शैक्षिक प्रबंधन के कार्य क्या क्या है। तो यहाँ पे मैंने कार्य को दो भागों में डिवाइड किया है, एक प्रमुख कार्य, दूसरा सहायक कार्य। तो जो प्रमुख कार्य की बात करते हैं उसमें आपका है सबसे पहले योजना बनाना, जो हमने भी पहले पोस्ट कार्ड में बताया है, संगठन बनाना, फिर संचालन करना, यही जो निर्देशन का कार्य है, समन्वय स्थापित करना, अभिप्रेरणा मोटिवेशन देना, और नियंत्रण करना। अभिप्रेरणा के बिना, अभिप्रेरणा को प्रबंधन का हृदय कहा गया है, हार्ट, यानी जिससे कि शरीर को ब्लड मिलता है, पंप करता है। तो अगर अभिप्रेरणा न रहे तो प्रबंधन में थोड़ा सा उदासीपन आ जाता है, क्योंकि हम अच्छा कर रहे हैं, हमें जब तक फीडबैक नहीं मिलेगा, हम कुछ उसमें कमी, हमारी कुछ गलतियां हो रही हैं उसके लिए फीडबैक नहीं मिलेगा, हमें मोटिवेट नहीं किया जाएगा, तो हम उतने उत्साह से कार्य को नहीं करेंगे। इसलिए अभिप्रेरणा को प्रबंधन का हृदय कहा गया है। और सहायक कार्य में संप्रेषण, कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं जो हम अभी आपसे कर रहे हैं। फिर नवाचार यानी कि जो नए नए टेक्निक को हम बनाए, नया नया इनोवेशन करें। फिर है निर्णय लेना, ये एक बौद्धिक कार्य होता है, ठीक है, बिना बुद्धि के, बिना बौद्धिक स्तर के हम निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय नहीं ले सकते, इसलिए इसे बौद्धिक कार्य में दिया गया है। और फिर प्रतिनिधित्व करना, उसमें पार्टिसिपेट करना, ठीक है। तो इस तरह से हम अगर देखें तो विद्यालय प्रबंधन में प्रबंधक, प्रधानाचार्य, शिक्षक, कर्मचारी, छात्र, अभिभावक, भौतिक संसाधन,
शिक्षण प्रक्रिया आदि निहित रहती। ये सारे कार्य हमारे विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं और इनको सबको गतिशील बनाए रखने के लिए प्रबंधक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी जो उसको मैनेज कर रहा है कि किसकी क्लास कहाँ लगानी है, बच्चों को क्या क्या आवश्यकताएं हैं, कौन सा घंटी पहले लगाना है, सारे मैनेजमेंट जो देखता है वो इस प्रक्रिया को गतिशील बनाए रखता है हमारा प्रबंधक। ठीक है। अब विद्यालय स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन के साधन की हम बात करते हैं तो इसमें साधन भी, कार्य के बाद हम साधन पे आते हैं कि साधन कौन कौन से हैं। तो साधन में हमने दो भागों में इसे डिवाइड किया है, मानवीय साधन और भौतिक साधन। ठीक है। तो मानवीय साधन में आपका है सबसे पहला हमारे प्रधानाध्यापक, यानी जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, जो हमारे पूरे विद्यालय का हेड है, वो उसे हमने सबसे सर्वोच्च पद पर रखा है क्योंकि वो सर्वोच्च पद पर आसीन होता है। दूसरे मानवीय संसाधन में दूसरे लेवल पे आते हैं हमारे शिक्षक, जो विद्यालय का नाड़ी तंत्र है। जैसे हमारी पूरी बॉडी हमारे नर्वस सिस्टम से चलती है, इसी तरह से शिक्षक के द्वारा शिक्षक जो है पूरे विद्यालय में नाड़ी की तरह फैला रहता है और विद्यालय को चलाता है। इसलिए विद्यालय शिक्षक को विद्यालय का नाड़ी तंत्र कहते हैं। फिर हमारे आते हैं क्लर्कियल स्टाफ यानी लिपिक वर्ग। उसके बाद से हमारे बालक यानी स्टूडेंट्स आते हैं, इसमें बालक एवं बालिकाएं दोनों आएंगी। फिर बालक के गार्जियंस आएंगे। 5वें नंबर पे मानवीय साधन में अभिभावक आएंगे। अभिभावक के बाद हमारे स्थानीय समुदाय है, जो आसपास के लोग हैं। तो ये विद्यालय स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन के लिए हमारे मानवीय साधन है। और भौतिक साधन हमारा भवन, हमारे फर्नीचर और भी जो सहायक सामग्री जो हमें शैक्षिक कार्यों के लिए, शैक्षणिक योजनाओं के लिए चाहिए। इसके अलावा पुस्तकालय। ठीक है। पुस्तकालय, सभी लोग पुस्तकालय से परिचित है, जहाँ पे विभिन्न विषयों के विभिन्न प्रकार की किताबें रखी जाती हैं। इसीलिए पुस्तकालय को भी भौतिक विद्यालय का हृदय कहा जाता है। तो ये हमारे विद्यालय स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन के साधन है, मानवीय संसाधन, भौतिक संसाधन। इन्हीं दोनों साधनों या संसाधनों में समन्वय स्थापित करके हम अपने कार्यों के या अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा प्रबंधक या हमारा जो प्रधानाध्यापक होगा, जो हमारा हेड होगा, जो प्रबंध करेगा, इन चीजों में समन्वय अच्छे से स्थापित न कर सके तो हम कितना भी प्लानिंग कर ले अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। प्लानिंग के साथ साथ मैनेजमेंट भी करना जरूरी होता है, वो भी कुशलता पूर्वक। ये पेज 2 बार टाइप हो गया है, इसलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि एक सफल एवं प्रभावशाली विद्यालय प्रबंधन में निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहली जो विशेषता है कि विद्यालय प्रबंधन में लचीलापन हो, यानी फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता है कि जो विद्यालय प्रबंधन हो उसमें लचीलापन हो। उसमें सभी मतलब अगर किसी तरह की त्रुटि हो, कोई कार्य हो तो उसमें हटाया जा सके। इसके अलावा सब लोग अपनी बातों को कह सके, सबको समान अवसर दिया जाए, यहाँ पे डिक्टेटरशिप वाली बात न हो। जो हमारा प्रबंधन का हेड हो उसमें लचीलापन होना चाहिए। पूरे प्रबंधन के संगठन में भी लचीलापन होना चाहिए, जिससे कि एक दूसरे को पूरी तरह से सहयोग कर सके, कोई रूढ़ न हो। दूसरा है विद्यालय प्रबंधन में व्यवहारिकता हो, यानी जो कार्य किए जाए उसको व्यवहारिक उपयोग में भी लाया जाए। तीसरा है राष्ट्र की। हेलो मैम, हेलो। हाँ, आवाज नहीं आ रही? हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही बेटा? आ रही है, आ रही है। शुभम बोलो, क्या कह रहे थे? ये कौन अलग से यहाँ पे बोलते चला जा रहा है? अरे मैम आवाज नहीं आ रही थी जब पूछ रहा था मैं। अच्छा बेटा, अब आ रही है? हाँ, कनेक्ट कर ली मैंने। चलो ठीक है। ओके मैम। ठीक है। तीसरा है राष्ट्र की सामाजिक तथा दार्शनिक एवं मूल्यों के अनुरूप हो, यानी कि हमारा जो प्रबंधन हो, हमारे संगठन के जो प्रबंधन का कार्य हो वो ऐसा हो
कि जो हमारा राष्ट्र है उसकी जो सामाजिक एवं दार्शनिक मूल्य है, जो हमारे सामाजिक एवं दार्शनिक मूल्य आवश्यकता एवं समय देश काल की परिस्थिति के अनुसार बदलते हों। इसलिए जब हम अपने संगठन का निर्माण करें तो उसमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जो वर्तमान समय में हमारी सामाजिक एवं दार्शनिक मूल्य हो उसके अनुरूप हमारे संगठन का निर्माण होना चाहिए। अगला है विद्यालय प्रबंधन में सक्षमता हो, यानी जो इसको ऑर्गेनाइज कर रहा हो उसमें सक्षमता होनी चाहिए। अगर वो सक्षम नहीं होगा तो पूरे कार्य को सुनियोजित ढंग से नहीं चला पाएगा। सारे जो हमारे 5 तत्व थे उनको पूरी तरह से उन तत्वों पे वो कार्य नहीं कर पाएगा। और लास्ट में जो विशेषता आती है वो है कि शिक्षा के अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समन्वित प्रयास हो, यानी जो शिक्षा के उद्देश्यों के लिए हमने प्रयास किया है, जो उद्देश्य प्राप्त करने के लिए हमने संगठन का निर्माण किया, अपने उद्देश्य निर्धारित किए, उसके प्राप्त करने के लिए सभी लोग मिलकर प्रयास करें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य क्या हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि विद्यालय प्रबंधन द्वारा शिक्षा की प्रक्रिया का संचालन होता है। विद्यालय में हमारे शिक्षा की प्रक्रिया चलती है और इस शिक्षा प्रक्रिया का हम आकलन कैसे करते हैं? जब हम अपने छात्रों के विकास तथा उपलब्धियों अथवा उनके व्यवहार में परिवर्तन देखते हैं, जिसे हम अधिगम उपलब्धि मानते हैं। जैसे मान लीजिए इतनी सारी प्लानिंग करके ये ऑनलाइन क्लास चलाया जा रहा है और परिणाम में अगर आप लोगों के अचीवमेंट में आप लोग कोई भी अचीव ना कर पाइए, इस चीजों को समझ ना पाइए, जो पढ़ाया जा रहा है उसका ज्ञान न प्राप्त कर पाइए, तो क्या होगा? ये सारा प्रबंध हमारा निरर्थक चला जाएगा, सारा प्रोसेस बेकार हो जाएगा। यानी जो हमने शैक्षिक उद्देश्य बनाया था कि हम ऑनलाइन क्लास चला के अपने बच्चों को घर बैठे शिक्षा देंगे, उनका समय न बर्बाद हो, उनकी क्लास ऐसे यथावत चलेगी जिससे वो कि अपने विषयों का ज्ञान प्राप्त करते रहे। तो जब तक आप इन चीजों को अचीव नहीं करेंगे, तब तक या आप इन चीजों को सीखेंगे नहीं, तब तक ये हमारा उद्देश्य सफल नहीं होगा। उद्देश्य सफल कब होगा? जब आप इन चीजों को सीख लेंगे, यानी आप अधिगम कर सकेंगे, आप इसमें अपने अचीवमेंट को प्राप्त कर लेंगे। तो प्रत्येक संस्था का, हम इसके पहले भी बताए थे कि हर संस्था का अपना अपना उद्देश्य, अपना अपना लक्ष्य होता है। इसीलिए सब संस्थाओं का निर्माण उनके उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के अनुसार होता है। तो जिस संस्था का जो लक्ष्य एवं आदर्श होता है उसकी सफलता पूर्वक प्राप्ति के लिए ही हमें उचित प्रबंधन की आवश्यकता होती है। तो किसी भी प्रभावशाली प्रबंध के लिए विद्यालय जीवन में अगर प्रभावशाली प्रबंधन ना हो तो विद्यालय जीवन में क्या होगी? अव्यवस्था फैल जाने की संभावना रहेगी। सब चीज इधर उधर अस्त व्यस्त हो जाएगा, न टाइम से क्लास चलेगी, न टाइम से पढ़ाई होगी, न और भी चीजों की, पानी पीने की व्यवस्था, जो भी आपकी बैठने की व्यवस्था, सारी चीजों की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चलेगी अगर हमारा प्रबंधन सही न हो। एक प्रभावशाली प्रबंधक विद्यालय में उचित व्यवस्था करता है और वह उचित व्यक्तियों को, जिस व्यक्ति की जहां जरूरत होती है, उचित व्यक्तियों को उचित स्थान पर उचित समय में उचित ढंग से रखता है। यानी जिसके अंदर जो योग्यता, जो काबिलियत है, जिसकी जहां जरूरत है वो वहां पर, जिस टाइम जरूरत है वहां पर व्यवस्थित करता है एक कुशल प्रबंधक। तभी हमारे विद्यालय की प्रबंधन व्यवस्था या विद्यालय की व्यवस्था सही ढंग से कार्य करती है। इसके लिए हमारे विद्यालय प्रबंधन के लिए कुछ उद्देश्य बनाए गए हैं। उन उद्देश्यों को का हमें पालन करना चाहिए कि सबसे पहले है शिक्षाविदों द्वारा बनाए गए लक्ष्यों को निष्ठा पूर्वक पूर्ति करना। यानी जो हमारे शिक्षा विचारक है, शिक्षाविद है, उनके द्वारा जो भी लक्ष्य बनाए गए हैं, किन लक्ष्यों को प्राप्त करना है, उसको प्राप्त करने के लिए हमें निष्ठा पूर्वक कार्य करना चाहिए या उन लक्ष्यों की निष्ठा पूर्वक पूर्ति करनी चाहिए। दूसरा विद्यालय प्रबंधन का जो उद्देश्य है कि मिलजुल कर रहने की कला सिखाना।
यानी जब हम साथ में आपस में कार्य करते हैं किसी संगठन में, किसी संस्था में, तो लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहने की कला आ जाती है। वो एक दूसरे का सहयोग और कॉपरेशन, सहयोग या कॉपरेशन करते हैं। थर्ड है आपका विद्यालय संबंधी गतिविधियों तथा कार्यों का संचालन तथा संयोजन करना। यानी प्रबंधन का उद्देश्य एक ये भी है कि जो भी विद्यालय से रिलेटेड कार्य हो, जो भी गतिविधियां हो, उसका संचालन किया जाए और उसको सुनियोजित या उनको प्लानिंग किया जाए, उनको संयोजन इकट्ठा किया जाए। फिर नेक्स्ट है आपका विद्यालय में सहयोग की भावना लाना तथा जटिल कार्यों की सुलभता। मिलजुल के रहने के साथ आपस में लोगों में सहयोग की भावना बनी हो। जहां जिसको कोई दिक्कत हो, वो जो उस प्रॉब्लम को, कठिनाई को दूर करने में सक्षम हो, उसे दूर करे। यानी कि जितने भी सदस्य हो उनमें सहयोग की भावना लाना तथा जितना कठिन से कठिन कार्य हो, जो सब लोग मिलकर करेंगे, अलग अलग बुद्धि योग्यता वाले, अलग अलग क्षमता वाले, बुद्धि कुशलता वाले लोग कार्य करेंगे, तो कठिन से कठिन कार्य भी सुलभ या आसान हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है जो विद्यालय प्रबंधन का उद्देश्य है, विद्यालय को सामुदायिक केंद्र के रूप में बनाना। ठीक है, जितने भी सामुदायिक संस्था के रूप में हम विद्यालय का निर्माण करें कि समुदाय से रिलेटेड एक मतलब जैसे परिवार की तरह, समुदाय के सदस्यों की तरह सब विद्यालय कार्य करे। और लास्ट पॉइंट है जो हमारा उद्देश्य है इसमें, शिक्षा संबंधी प्रयोग तथा अनुशासन के लिए समुचित व्यवस्था करना। ठीक है, जब संगठन का निर्माण होगा, सभी लोग मिलजुल कर कार्य करेंगे, एक उद्देश्य होगा, टाइम बॉन्डिंग होगी, तो उसमें क्या होगा, जो भी हम प्रयोग करेंगे वो हम नए नए उसमें एक्सपेरिमेंट करें, इसके साथ साथ अनुशासन, डिसिप्लिन के साथ कार्य करने के लिए समुचित व्यवस्था करना होता है। ठीक है, अब हम आते हैं विद्यालय प्रबंधन के कार्य पे। तो सबसे पहले कार्य बनाने के लिए हम इसके क्षेत्र को जानेंगे, विद्यालय प्रबंधन का क्षेत्र क्या क्या है, तब उसके कार्यों का हम निर्धारण करेंगे। तो विद्यालय प्रबंधन का क्षेत्र आपको पता है बहुत ज्यादा व्यापक होता है और इसके अंतर्गत सारी शैक्षिक परियोजनाएं आती हैं। हमारे विद्यालय में जितने एजुकेशनल प्रोग्राम होंगे, जितनी एजुकेशनल योजनाएं होंगी, शैक्षिक योजनाएं होंगी, सभी हमारे विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत आती हैं और जो हमारी प्रजातंत्र की आवश्यकताओं को पूर्ण करती हैं। जो विद्यालय प्रबंधन का संबंध होता है वो विद्यालय प्रणाली के सभी सदस्यों एवं कार्यों से होता है। जितने हमारे विद्यालय प्रणाली में सदस्य हैं, जितने मेंबर हैं, और उनके कार्यों से ही विद्यालय प्रबंधन का संबंध होता है। उन्हीं के थ्रू हमारा कार्य की कराया, उन्हीं के थ्रू विद्यालय प्रबंधन कार्य को कराता है। जैसे प्रधान अध्यापक एवं छात्रों का संबंध हो गया, छात्र एवं अध्यापक का वर्ग का संबंध, विद्यालय एवं समाज का संबंध, कर्मचारी एवं अध्यापक वर्ग का संबंध, प्रधान अध्यापक एवं अध्यापक का संबंध, विद्यालय एवं राज्य का संबंध आदि। ये सारी चीजें एक दूसरे से संबंधित होती हैं, इसलिए हमारे विद्यालय प्रबंध का जो क्षेत्र है, जो एरिया है, जो कार्य क्षेत्र है, वो बहुत ही विस्तृत एवं व्यापक है। तो इनसे रिलेटेड जो हमारे कार्य है वो है विद्यालय प्रबंधन के कार्य। तो सबसे पहला पॉइंट है विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्यों का निर्माण करना। जो पहला कार्य आएगा कि विद्यालय प्रबंध के लिए जो हमारे उद्देश्य बनाए जाएंगे संगठन के लिए, उन उद्देश्यों को निर्माण किया जाएगा। फिर दूसरा है अध्यापक वर्ग के कार्यों में समन्वय स्थापित करना। जितने टीचर्स स्टाफ होंगे उनके कार्यों में एक रूपता लाई जाएगी, कोऑर्डिनेशन लाया जाएगा, और विद्यार्थियों का वर्गीकरण एवं सामूहिककरण। जैसे आप लोगों का बैच बांट दिया गया है, वर्गीकरण कर दिया गया है, 18 बैच, 19 बैच, बॉयज का बैच अलग, गर्ल्स का बैच अलग। ठीक है, तो इसी तरह से विद्यार्थियों का वर्गीकरण एवं सामूहिकरण, जिस तरह के कार्य होंगे उस तरह के कार्य के लिए उनका वर्गीकरण किया जाएगा। इसके अलावा अगला है पॉइंट आपका पाठ्यक्रम सहगामी कार्यक्रमों का क्रमिक संगठन। जितने पाठ सहगामी क्रियाएं होंगी उनको एक सीरीज में क्रम के साथ उनका ऑर्गेनाइजेशन या संगठन किया जाएगा। फिर पाठ्यक्रम नियोजन एवं कार्य विभाजन।
जो हमारा करिकुलम होगा, पाठ्यक्रम होगा, उसको प्लान किया जाएगा और उसके कार्यों को अलग अलग कार्यों के रूप में पाठ्यक्रम को बांटा जाएगा। इसके अलावा विभिन्न सेवाएं जैसे भवन एवं उपकरण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, स्वच्छता आदि का भी प्रबंध करना प्रबंधन का कार्य होता है। और विद्यालय का अनुशासन बनाए रखना। नेक्स्ट है स्वच्छता एवं स्वस्थ शिक्षा के लिए कार्यक्रम का गठन करना। ठीक है, बच्चों को किस तरह से स्वच्छ रखा जाए, किस तरह से वो स्वस्थ रहे, इसके लिए भी एजुकेशनल प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन या गठन किया जाए। और विद्यालय के कार्यालय की भी देखभाल, ये सारे प्रबंधन के कार्य हैं। विद्यालय के लिए बजट बनाना, विद्यालय एवं समाज के कार्यों में समन्वय स्थापित करना। नेक्स्ट है आपका विद्यार्थियों को समाज सेवा के कार्यों में लगाना, यानी विद्यार्थियों में सामाजिक गुणों का भी विकास करना। फिर बच्चों में मिलकर कार्य करने की भावना विकसित करना, सिर्फ अध्यापक वर्ग में मिलजुल कर कार्य करने की भावना विकसित कर नहीं करना, बच्चों में भी ये गुण विकसित किया जाए जिससे एक दूसरे का वो सहयोग कर सके। फिर छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करना, यानी कि जो छात्र ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसका मूल्यांकन करना कि वो कितना प्रतिशत हम अपने उद्देश्य में सफल हुए, कितने प्रतिशत तक छात्र उस ज्ञान को प्राप्त कर सके, उसका इवैल्यूएशन करना। नेक्स्ट है अध्यापकों की योग्यता के अनुसार कार्य विभाजन करना, यानी उस अनुसार का विभाजन करना, यानी जिस योग्यता के अनुसार अध्यापक जिसके अंदर जो योग्यता है उस योग्यता के अनुसार कार्य देना, ताकि उस कार्य को वो बहुत अच्छे ढंग से वो उस कार्य को उतने ही अच्छे ढंग से करेगा। फिर नेक्स्ट है विद्यालय की नीतियों को आधुनिक शैक्षिक दर्शन के अनुरूप बनाना। शैक्षिक दर्शन के अनुरूप ही हमारे शिक्षा के उद्देश्य होते हैं। जैसा हमारा शैक्षिक परिवेश या हमारे देश काल का दर्शन होता है, उसी अनुसार हमारे शिक्षा के उद्देश्य बनते हैं और उन्हीं उद्देश्यों के अनुसार हमारी नीतियों का निर्धारण होता है। तो वर्तमान समय में, आधुनिक समय में जो हमारा शैक्षिक दर्शन हो, जिस तरह की हमारी शिक्षा की मांग हो, जिस तरह की आवश्यकता हो, उसके अनुसार विद्यालय में नीतियों का निर्माण करना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका विभागीय अधिकारियों से सहयोग का आदान प्रदान करना, यानी जो भी विभागीय उस विभाग से उनसे सहयोग प्राप्त किया जा सकता हो, वह सहयोग हम उनसे प्राप्त करें या हम उनको सहयोग दे या उनसे सहयोग ले, आदान प्रदान की बात की जा रही है। और लास्ट पॉइंट आपका है विद्यालय नीतियों और अध्यापकों के कर्तव्य पालन में सामंजस्य होना, यानी जो विद्यालय की नीति बनाई गई है और अध्यापक को जो ड्यूटी दी गई है उसी नीतियों के अनुसार अध्यापक कार्य करेंगे, तो दोनों में सामंजस्य होगा, तभी हम अपनी योजना में सफलता प्राप्त कर सकेंगे या विद्यालय का प्रबंधन या संगठन या संस्था अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी। अब हम आते हैं विद्यालय के प्रबंधन के महत्व पर कि हम तो विद्यालय प्रबंधन क्यों जरूरी है, इसका क्या महत्व है। तो सुव्यवस्थित एवं संगठित ज्ञान को, जितना भी हम ज्ञान को सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज कर ले, संगठित कर ले और उसको वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप हम प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंचाने का सबसे व्यापक एवं महत्वपूर्ण एवं सशक्त माध्यम विद्यालय है। विद्यालय में ही सुनियोजित, सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित तरीके से शिक्षा का कार्य या विद्यार्थियों तक शिक्षा पहुंचाई जाती है। तो विद्यालय जो है संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया की एक आधारभूत संगठनात्मक इकाई है। जो पूरी तरह से हमारी शिक्षा व्यवस्था का आधार है वो विद्यालय है, हमारी पूरी शैक्षिक प्रोसेस का। और प्रत्येक संस्था, जो भी शैक्षिक संस्थाएं हैं, अपने लक्ष्य और आदर्श और उनकी सफल
उनकी सफलता के लिए उचित प्रबंध कार्यप्रबंधन की जो आवश्यकता है या उसका महत्व है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि विद्यालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में डेली वृद्धि होती जा रही, नए नए नवाचार, नए नए इनोवेशन हो रहे हैं। तो हमारा जो कर है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए एक विद्यालय में एक कुशल प्रबंधक की आवश्यकता होती है, जो विद्यालय के वातावरण में सुधार करे और शिक्षा यानी शिक्षा में क्वालिटेटिव ग्रोथ करे, क्वालिटेटिव वृद्धि हो सके, गुणात्मक वृद्धि हो। इस प्रकार से जो हमारी महत्व है वो निम्नलिखित महत्व है प्रबंधन के, कि पूर्व निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति, यानी जो सबसे पहले है कि हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया, जो लक्ष्य बनाया, हम उसको प्राप्त करें और कार्य नियोजन एवं संगठन उस कार्य को प्लान करें और ऑर्गेनाइज करें, कर्मचारियों में समन्वय स्थापित करें और मानवीय नेक्स्ट है मानवीय भौतिक संसाधनों का प्रयोग करें। जितने भी हमारे पास मानवीय भौतिक संसाधन है उनका सुनियोजित ढंग से सफलता पूर्वक उपयोग कर सके, जितना हम उनका उपयोग कर सकते हैं। और नेक्स्ट है शिक्षा के अपव्यय को रोकना, यानी कि शिक्षा में जो फालतू खर्चे हो रहे हैं, चाहे वो पैसे का हो, समय का हो, श्रम का हो, उस अपव्यय को रोकना, यानी शारीरिक श्रम, समय और धन तीनों का जो अनावश्यक खर्च हो उसको रोकना। क्योंकि अगर हम प्लान के तहत कार्य नहीं करेंगे तो हमारा ये अनावश्यक श्रम, समय और धन तीनों खर्च होता है। तो एक महत्व ये भी है कि हम इसके द्वारा शिक्षा के अपव्यय को रोकते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मानव समूह बनाना, यानी उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सभी जो उसमें कर्मचारी स्टाफ है उनका ग्रुप बनाना और समय समय पर नवाचारों को ग्रहण करना, यानी जो नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, नए नए नवाचार आ रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, जो नए नए प्रयोग हो रहे हैं उनको भी हम स्वीकार करें, उनको भी हम एक्सेप्ट करें। अब आते हैं हम इनके आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं कि हम विद्यालय प्रबंधन को निष्कर्ष के रूप में क्या कह सकते हैं। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि यदि किसी विद्यालय का प्रबंध तत्व उत्तम है, यानी अगर प्रबंधन की व्यवस्था अच्छी है तो उस विद्यालय से निकलने वाले छात्रों की उपलब्धि भी उत्तम होगी। अगर प्रबंधन व्यवस्था सही है तो जो छात्र वहां से पास आउट होंगे वो उनका ज्ञान भी अच्छा होगा, उनकी उपलब्धि भी अच्छी होगी और प्रभावशाली होगी, जो अपने विद्यालय, देश, परिवार व समाज का मस्तक ऊंचा रखते हुए अपने उच्चतम गंतव्य को प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य सिर्फ अपना ही विकास नहीं करता है। जब शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो शिक्षा का एक बहुत बड़ा उद्देश्य, एक परिभाषा है कि सही मायने में शिक्षा वह होती है जिसके द्वारा हम सिर्फ अपना ही नहीं, अपने परिवार का, फिर अपने समाज का, अपने राष्ट्र का, अपने देश का जितना हम उसमें सहयोग कर सके उसके विकास में, वही शिक्षा अच्छी होती है। इसीलिए कहा गया है कि जब इसका आधार कहाँ पे, इसमें जब तक विद्यालय का प्रबंध तंत्र अच्छा नहीं होगा, यानी कि जब तक वहां का कार्य कराने वाला सही नहीं होगा, वहां पे प्रशासनिक रूप से सही नहीं होगा, हम अपने इस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो जब विद्यालय प्रबंध हमारा उत्तम होगा तो उस विद्यालय के जो स्टूडेंट होंगे वो अपनी उपलब्धि में उत्तम होंगे, प्रभावशाली होंगे और अपने विद्यालय का, देश का, परिवार का व समाज का मान सम्मान बढ़ाएंगे, उनका सर ऊंचा करेंगे और जहां पे वो जाना चाहते, जो वो अपना जहां पे जिस ऊंचाई पर जाना चाहते हैं, जिसको वो प्राप्त करना चाहते हैं, वो चाहे व्यवसाय हो चाहे वो नौकरी, जहां पे अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उस ऊंचाई को, गंतव्य मतलब स्थान, उस स्थान को वो प्राप्त कर सकेंगे। अब आपका जो लास्ट है कि विद्यालय प्रबंधन को निम्नलिखित तथ्यों का अनुसरण व पालन हो गई। इन सब को करने के बाद विद्यालय प्रबंध को किन किन चीजों का अनुसरण करना चाहिए इन सारे कार्यों को कराने के लिए, ये लास्ट पॉइंट आपका है।
आपको पता है कि हमारा जो भारत देश है प्रजातांत्रिक देश है और इसकी सफलता के लिए हमें विद्यालय प्रबंधन की समीक्षा और अवलोकन करना होगा, तभी हम इसमें अपेक्षित सुधार दे सकते हैं। तो जो इसकी सबसे पहली तथ्य है कि किसका पालन करना चाहिए, वो है कि शिक्षा का प्रजातांत्रिक दर्शन। चूंकि हमारा देश प्रजातांत्रिक है तो हमारी शिक्षा का दर्शन भी का माहौल वो प्रजातांत्रिक हो। इसके अलावा योग्यता एवं क्षमता, ठीक है, दूसरा है योग्यता एवं क्षमता के अनुसार। बार बार फोन पता नहीं कौन कर रहा है। हाँ हाँ, दूसरा सुनिए, फोन आ जा रहा है बेटा बार बार। योग्यता एवं क्षमता के अनुरूप कार्य की स्वतंत्रता, यानी जिस व्यक्ति में, जिस स्टाफ में जिस तरह की योग्यता हो, जो योग्यता और जो कार्य करने में उसे क्षमता हो, जिस कार्य को वो कर सके अच्छे से अच्छा, उसके अनुसार उन्हें कार्य देने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट है कि इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए विद्यालय प्रबंधन को कि शिक्षा प्रक्रिया छात्र केंद्रित हो, यानी बालकों की आवश्यकता, रुचि, क्षमता के अनुसार, उनकी बौद्धिक क्षमता के अनुसार कार्य को, शिक्षा प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। अगला है विद्यालय प्रबंधन उद्देश्य केंद्रित हो, यानी जो विद्यालय प्रबंधन का कार्य हो उद्देश्य पर आधारित हो। जिस बिना उद्देश्य के कार्य बेकार होता है या असफल होता है, तो उद्देश्यहीन कार्य का कोई महत्व नहीं होता है। तो एक इस नियम का भी पालन करना चाहिए कि विद्यालय प्रबंधन को जो भी कार्य का निर्माण करे वो उद्देश्यों पर आधारित हो। और लास्ट पॉइंट आपका है लचीलापन, अनुकूलन तथा स्थायित्व। जो हम पहले भी आपको बताए हैं कि सबसे पहली बात फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, दूसरा अनुकूलन होना चाहिए और तीसरा स्थायित्व होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? हेलो।